हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। देखिए, 69th बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें जीएस 1 का पेपर हो चुका है, जीएस 2 भी हो चुका है। जीएस 1 हम पहले आज डिस्कस करते हैं कि क्या ये हार्ड था, इजी था या फिर मॉडरेट लेवल था, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर सेक्शन 1 आप देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि सेक्शन 1 बहुत ही ईजी था। इंडियन काउंसिल एक्ट, संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, केव पेंटिंग्स, यही सब वगैरह थे। और फिर स्पिरिचुअलिज्म, एंशियंट। तो इसके जगह पे आप यहाँ पे ऑप्शनल था आपका और में था, ठीक है। तो यह स्पिरिचुअलिज्म नहीं आपको लिखना है बिहार का, तो आप यहाँ पे चंपारण इंडिगो मूवमेंट लिख सकते हो। और ये तो बच्चा इसको मालूम हुआ है, आई मीन कि जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो तो उसको तो पता ही होगा चंपारण सत्याग्रह, तो ये तो लिखना बनता ही बनता है। और ऑब्वियसली ये 38 मार्क्स का था, तो कम से कम तो आपको 600 वर्ड्स में आपको 600 वर्ड्स तक पहुंचाना ही होगा आपको, ठीक है। और बाकी ये जो हैं ये तो 100 वर्ड्स तक आपका जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये सारा जो सेक्शन 1 आप देख रहे हो जो भी। और यहाँ पे आप देखो फिर ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को ले रहा है, ठीक है। आपने देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया। तो देखिए, मैंने कुछ 4-5 वीडियोस बनाए थे 69th बीपीएससी मेंस को लेकर। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 के बारे में हमने इस वीडियो में बता रखा। और इस वीडियो को आपने ओपन किया तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रखा है काफ़ी सारे टॉपिक्स जो आपसे पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में। और जीएस पेपर 1 का ही सेक्शन 2 के बारे में भी हमने यहाँ पे बना रखा था, ठीक है। करेंट टॉपिक्स क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उस पर भी हमने आपको बता रखा है। इसमें से भी सवाल पूछे गए हैं, तो आप यहाँ से भी जाकर वीडियो चेक कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सेक्शन 2 जीएस पेपर 1 का ही। एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कि बहुत ही रिसेंट इवेंट से आपसे पूछा गया है, और वो था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कानून में बदलाव लाया जा रहा है इंडिया में, उस पे आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको यहाँ पे है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो करंट सेक्शन था वो थोड़ा मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन जो ये वाला सेक्शन था ना, फर्स्ट सेक्शन 1 था जीएस पेपर 1 का, ये बिल्कुल मैं इजी कहूँगा। ये बहुत ज़्यादा इजी था, इसको बहुत ज़्यादा से आप बढ़िया से प्रिपेयर करके वहाँ पे लिख सकते। और सेक्शन 2 इतना भी हार्ड नहीं था, क्योंकि सेक्शन 2 के बारे में भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। मणिपुर क्राइसिस के बारे में आपको पढ़ना था। फिर आपको G20 के बारे में भी हमने आपको वहाँ पे बताया था कि G20 के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ तक कि यहाँ ये भी डिस्कस किया वासुदेव कुटुंबकम, जो कि पूरी दुनिया हमारा एक फैमिली है, ये कैसे हम कह सकते हैं, इसको भी यहाँ पे कोड करना था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसके बारे में भी आपके साथ हमने डिस्कस किया था। इनफैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने करंट में नहीं, बल्कि इसको हमने पॉलिटी में आपके साथ डिस्कस किया था, यानी जीएस पेपर 2 वाले सेक्शन में डिस्कस किया था कि इसको पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ से भी ये इसको कर सकते थे। चंद्रयान 3, ऑब्वियसली इसके बारे में हमने बोला कि चंद्रयान 3 तो बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। आपके पास चंद्रयान 3 के बारे में हर तरीके से आपके पास इम्पॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए, और आपको रिटेन आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप खुद लिख कर उसको बनाओ, तब जाकर ये आप वहाँ पे लिख पाओ। और सेक्शन 3 जैसा कि डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये भी एक सेक्शन था। तो कुल
कर हम कहेंगे कि जीएस पेपर 1 जो है ये इजी था। ठीक है, ओवरऑल हम बात करें तो ये इजी रहा जीएस पेपर 1। और हम नेक्स्ट टाइम जीएस पेपर 2 भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं उसका क्या रहता है। तो आज है 5 जनवरी 2024 और हम आज डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। देखिए, काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर था, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगा आपके साथ। बिल्कुल 78th बीपीएससी को टारगेट करते हुए मिशन मोड पे बिल्कुल रहूँगा मैं। ठीक है, बिल्कुल मिशन मोड पे रहूँगा। आपको दिखेगा, ये मैं कहने की बातें नहीं है, आपको चैनल पे ही दिखेगा कि मैं हूँ उस मिशन मोड पे या नहीं। और साथ में आप सब भी बिल्कुल जुड़े रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ठंड का टाइम है, इस 2 महीने का बेहतरीन इस्तेमाल करिए। अगर आप कहीं भी बाहर नहीं जाते हैं, कोई कोचिंग ट्यूशन कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, तो और भी बहुत ही बढ़िया है आपके लिए कि घर पे बैठकर सिर्फ रज़ाई में घुसे मत रहिए, निकलिए या फिर रज़ाई में ही बैठकर थोड़ा पढ़ाई करते रहिए। तो पहला आर्टिकल है हमारा, 8 इंडियंस गेट 60 डेज टू कॉन्टेस्ट कतर जेल टर्म्स। तो जो 18 नेवी पर्सनल थे, हमारे वेटरन नेवी पर्सनल, यानी कि अब देखो क्या होता है, ये पूरा कहानी उम्मीद है आपको मालूम हो, ना हो तो मैं एक बिल्कुल ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये पूरा मामला है क्या। तो ये क्या है कि हमारे देश में जो भी नेवी के हैं पर्सनल, वो जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको, क्योंकि उनके पास तो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज़ होता है ना नेवी का, तो कई कंपनीज़ जो है फॉरेन में उनको हायर करती है। ठीक है, हायर करती है, उन अच्छी खासी सैलरी भी देती है। तो उसमें ही इनको हायर किया था। ये 8 जो इंडियंस नेवी वेटरन हैं, इनको हायर किया गया था। तो उसमें फिर यहाँ पे कतर ने इस पे इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने कुछ हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी किए करके और कुछ सीक्रेट चीज़ें इज़राइल को पहुंचाया है। ठीक है, इसके बिना पे यहाँ पे इनको पकड़ लिया गया। यहाँ तक कि इनको 30 अगस्त 2022 को इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, 30 अगस्त 2022 को ही। उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 को कतर का जो कोर्ट है, कतर कंट्री है, यहाँ पे कोर्ट है, उसने इनको फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है, कि 8 इंडियंस जो पकड़े गए हैं इनको फांसी की सज़ा होगी। उसके बाद इसी साल फिर दिसंबर, न्यू ईयर से पहले 28 दिसंबर 2023 को इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं कतर के साथ, उसके बिना पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे इसको थोड़ा सा होल्ड कर दिया। कतर के कोर्ट ने इनके जो इंडियंस हैं जिनको फांसी सज़ा देने वाली थी, उनको अब उम्र कैद की सज़ा वहाँ पे हो गई है। इनमें आप यहाँ पे देख पाओगे कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, ये सब जो 8 वेटरन हैं, इन्हीं को अभी वहाँ पे अरेस्ट करके रखा है। तो अब कतर की कोर्ट ने ये 60 डेज़ का टाइम दिया है कि 60 डे में आप लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं इनको छुड़ाने के लिए। नहीं तो 60 दिन के बाद इनको फांसी तो नहीं होगी, लेकिन इनको उम्र कैद हो जाएगा। ठीक है, कतर के जेल में उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। देखिए, कतर में जो है वो एक तरह से राजा का शासन है, तो ये मालूम नहीं चलता है। पूरी जो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने भले ही दे दिया, लेकिन क्लियरली नहीं बताया कि आखिर क्या ऐसा हुआ जिसके कारण ये कतर ने इन 8 इंडियंस को अधीन किया। ये तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मामले से ये हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ है। अब यहाँ पे इंडियन ऑफिसर्स को कहा गया है कि अब 60 दिन में लीगल प्रूफ दिखाइए या लीगल चीज़ें करिए, ये कर सकते हैं, ताकि तब ये इंडियंस को छुड़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ इनको फांसी तो नहीं होगी, लेकिन इनको उम्र कैद की सज़ा कतर के जेल में हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मामला है। ये है आपका कतर।
तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये कतर है। इसको हम थोड़ा सा और अब देखिए, ये है हमारा भारत और इसके वेस्ट साइड में आप जाओगे ओमान, और ये एक यहाँ पे छोटी सी कंट्री है कतर। कतर के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, काफ़ी अच्छा रिलेशन है कतर के साथ। इसलिए कतर ने ये मान भी गया कि अब हम इनको फांसी नहीं देंगे, इतना तक ये मान गया है। और ये तो आपको पता ही होगा, यमन आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ के हुती रिबल जो साउथ वाले पार्ट में हुती रिबल है, वो आजकल अटैक कर रहा है यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अडेन, रेड सी और ये पर्सियन गल्फ़। अब अगला आर्टिकल देखिए, ईरान वॉज रिवेंज आफ्टर बिगेस्ट अटैक सिंस 1979। तो ईरान ने कहा है कि अब हम रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, क्योंकि ये जो है 1979 के बाद सबसे बड़ा अटैक रहा है ईरान पर। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ईरान में जब वहाँ के जो टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी का एक्चुअली डेथ एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, ठीक है। तो वहीं पे पूरे ईरान के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहीं पे बम ब्लास्ट हुआ और करीबन कहा जा रहा है 84 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। करीबन 84, इससे ज़्यादा भी वहाँ पे हो सकता है। तो एक तरह से निहत्थे भीड़ पे इस तरह से बम ब्लास्ट करना सच में कायरतापूर्ण है। लेकिन किसने किया है इसका अब तक किसी ने भी इल्ज़ाम ये लिया नहीं है कि हाँ मैंने किया, या कुछ भी ने बताया नहीं है। बट यहाँ पे ईरान और अमेरिका में ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये ईरान ने बोला कि ऑब्वियसली ये यूएस ने किया या फिर ये इज़राइल ने किया है। लेकिन तुरंत बाद, इसके बोलने के तुरंत बाद यूएस ने फट से अपना ये बोल दिया कि नहीं, हमने नहीं किया है। और यहाँ पे फ़नी बात ये भी है कि यूएस ने इज़राइल के बिहाफ पर भी बोल दिया कि जी इज़राइल ने भी ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाया है। लेकिन ईरान बिल्कुल ही बदला लेने के धीमे है। देखिए कासिम सुलेमानी जो है, इसको भी कहा जाता है ये यूएसए ने ही करवाया है। ये टॉप कमांडर थे ईरान के। इनको 2020 में रॉकेट के थ्रू, यानी एक ड्रोन था, ड्रोन के थ्रू जब ये कार से जा रहे थे इराक में, बात इराक की है ये, और ये बॉम्ब ब्लास्ट ईरान में हुआ है, एक इराक कंट्री है। इराक में जा रहे थे वहाँ पे, तो अचानक से ऊपर से एक ड्रोन से बॉम्ब गिरा इनके गाड़ी पे, और ये ऐसा गिरा कि मतलब ये निकल भी नहीं पाया। गाड़ी में जो भी था वो गाड़ी में ही रह गया और बिल्कुल गाड़ी लहर गया। तो ये मामला था। और आज फिर उसी के डेथ एनिवर्सरी पे लोग यहाँ पे जमा हुए थे, ईरान के लोग, और ऐसा फिर ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हम सभी को, एक आम इंसान को भी दिखाई दे रहा है कि जो यूएसए है ना, ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस वॉर को फैला रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ इधर उधर ये करके सारे जो युद्ध हैं ये करता जा रहा है। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया जो है युद्ध में ढकेला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब रसिया यूक्रेन के मतलब कि साइड से यूएस से लड़ रहा है। फिर इज़राइल हमास, इसमें भी इज़राइल के साइड से यूएस से लड़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ धीरे धीरे ना पूरी दुनिया में ये वॉर फैलाने के कगार पे लाने वाला है यूएसए। तो एक लास्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आज। इसरो टू परफॉर्म क्रूशियल मैनोवर टुमारो टू बाइंड आदित्य L1 इनटू L1 ऑर्बिट। कल यानी कि सैटरडे को ये पहुंच जाएगा। आपको मालूम होगा कि सूर्य को रिसर्च करने के लिए, सूर्य को हम और ही बढ़िया से जानने के लिए भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से
ये सेटेलाइट लॉन्च किया था, ये स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1, जिसका नाम था, इस मिशन का भी नाम है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य एल का क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट, यानी कि जो L1 है कुछ डिस्टेंस पे। अब आप कह रहे हो कि अब जैसे चंद्रमा पर हम गए तो वो तो हमने चंद्रमा पर लैंड कर लिया, लेकिन क्या सन पे रिसर्च करने के लिए सन पे लैंड कर जाएगा ये स्पेसक्राफ्ट? जी नहीं, एक पॉइंट है। ठीक है, ये अगर सन है तो एक पॉइंट L1 यहाँ पे हमने इमेजनरी लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें पहुँचाना था, यहीं से हम इसका रिसर्च करेंगे। और ये जो L1 पॉइंट है, इसकी जो दूरी है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, हम रिसर्च तो करने जा रहे हैं, फिर भी दूरी देखिए 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ये सोचिए 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर हम L1 इस पॉइंट पे हम जाएंगे, अपने स्पेस क्राफ्ट को वहाँ पे बिल्कुल फिक्स करेंगे, जो वहाँ से वो वहाँ पे रिसर्च करेगा, जानेगा सूर्य के बारे में। और ये जो आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है हमारा, ये 7 पेलोड्स लेकर गया है, जिसमें हम सन का ऑब्ज़र्व करेंगे, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, और सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने वाले हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स के सहायता से। तो आज के लिए इतना ही। कल से साथ में न्यूज़पेपर के साथ मैं करंट अफेयर्स भी कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी लाऊंगा, ताकि दोनों ही आपका साथ में कवर होता चले। ठीक है, तो बिल्कुल अब परेशान नहीं होना है, अब साथ में हम BPSC ज्ञान आपके साथ है और चलते रहेंगे। सो मिलते हैं BPSC ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।